हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 2 दिसंबर 2025 है। डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे क्या करते हैं आपको पता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं खास तौर पे जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में भी वो भी स्टेटमेंट वाइज। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी और जो अदर स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उसमें जो करंट अफेयर पूछने का जो ट्रेंड है ना वो बदल चुका है। अब वन लाइनर का जमाना जा चुका है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं, तो क्यों ना हम करंट अफेयर को स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें, उसका स्टैटिक एनालिसिस करें, क्यों न्यूज में था वो सब जाने, तो आपका डबल फायदा होगा। एक तो करंट अफेयर आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, जो भी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, साथ ही आपको प्रैक्टिस भी आपकी होती जाएगी। और ये पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा। आप डिस्कशन का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू। पहले एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में? गिनी बिसाऊ को लेकर न्यूज में है। अब गिनी बिसाऊ की न्यूज में है तो सबसे पहले पहले हम देख लेते हैं क्या मैप देख लेते हैं। चलिए गिनी बिसाऊ का तो मैप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट रीजन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री मेरिडियन भी आती है, तो उसको वेस्टर्न रीजन में आपको गिनी बिसाऊ देखने को मिलेगा। उसके नॉर्थ में आपको सेनेगल देखने को मिलेगा, उसके ईस्ट में आपको माली देखने को मिलेगा, गिनी यहाँ पे आपको राइट में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, अटलांटिक ओशियन के पास है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब चलिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी कि जो अलग अलग कंट्रीज के नाम दे दे यूपीएससी और पूछे कि आपको बताना है कौन कौन से वेस्टर्न कोस्ट जो कोस्ट है उसमें रिलेटेड है। ठीक है ना, लेट्स सपोज चार्ड दे दिया आपको, मॉरिटानिया दे दिया, सेनेगल दे दिया, गिनी बिसाऊ दे दिया, सियरा लियोन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश नहीं है। तो इन सारे देशों के नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे मैप के थ्रू, और ये चीज आपको एग्जाम में काम आएगी मैपिंग में। ठीक है, अब न्यूज में क्यों था चलिए देखते हैं। न्यूज में इसलिए था कि अभी ये क्या हुआ है कि मिलिट्री लॉ के अंतर्गत आ गया, मिलिट्री रूल के अंतर्गत ये कंट्री आ गया, जिस वजह से न्यूज में आ गया। तो चलिए स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो किसके बारे में बोला? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट्स शेयर लैंड बॉर्डर विद सेनेगल एंड गिनी। सेनेगल और गिनी से ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इट कैपिटल सिटी बिसाओ, बिसाओ इसकी कैपिटल सिटी है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। तीसरा यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। तीसरा ये कहना चाह रहा है कि द फाउटा दजलोन प्लेटू लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो फूटा जालोन का जो पठार है देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब इन तीनों स्टेटमेंट में सही कौन सा होगा? तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे तो साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट रीजन में ये पड़ता है। ये जो प्लेटू है फाउटा जो लोन प्लेटू, अब ये हो सकता है स्टेटमेंट आए ना आए, लेकिन कभी ऐसा पूछा कि जो प्लेटूज हैं किससे संबंधित है, किस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, तो वहां पे भी आपके लिए काम करेगा। तो ठीक है, ये सारी बातें थी न्यूज में। अब अगर हम बात करें कुछ रिवर्स के बारे में बात करें, तो गेबर रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, कोरुबाल रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, और ये पूरा रीजन अगर आप देखोगे तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जो आईटीसीजेड से ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखनी है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हीरोन एमके सेकंड हीरोन के बारे में बात कर रहा है। अभी क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं डिफेंस के जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें इमरजेंसी बाइंग हुई, बहुत सारी चीजें ली गई। तो एक हीरोन एम के सेकंड यूएवी लिया गया, अनमैन्ड एयर व्हीकल लिया गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक सैटेलाइट लिंक व्हीकल है ना, जिसे हमने किससे ली? इजराइल से लिया है। इजराइल से लेने का समझौता किया है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज में आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस देश का है, अगर वनडे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे ये मीडियम रेंज का है, लॉन्ग रेंज का, तो आपको पता होना चाहिए मीडियम रेंज का है। वही पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है कि मीडियम रेंज का है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज ए इंड्योरेंस अराउंड 45 आवर, इसकी सहन शक्ति लगभग 45 घंटे की है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट वाज डेवलप्ड बाय इजराइल राफेल डिफेंस सिस्टम। इजराइल जो राफेल डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इसे बनाया गया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा बी 1 एंड 2। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे बनाया है आईएआई ने। राफेल डिफेंस सिस्टम ने राफेल को बनाया था, इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। किसने? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने।
और ये अगर हम बात करें तो 35,000 फीट तक की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। और अगर आप देखोगे तो इसकी लंबाई लगभग 8.5 मीटर तक है। ठीक है, तो ये सारी चीज थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है, ज्यादा टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना है। आपको खाली अगर पता भी है ना किस देश का है और क्या है ये बेसिकली हीरोन एमके, तो आपके लिए काफी है किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में और सही उत्तर का पता लगाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोरेमेडिएशन। जो बायोरेमेडिएशन और जैव उपचार उसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। अब होता क्या है, देखो बायोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन आपको पता है कि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना, भूमि भी प्रदूषित हो रही है हमारी, मतलब लैंड भी पोल्यूटेड हो रही है, वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है। अब इसको ठीक करने का जो सस्ता उपाय है ना, ये अगर हम बात करें एक बायो उपाय है, जीव वैज्ञानिक उपाय है, जिससे जो प्रदूषण है भूमि और जल का दोनों का कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। वो कौन सा है, बायोरेमेडिएशन है, जिसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया हो गए, अगर हम फंगस हो गए, शैवाल हो गए, इनका यूज करके पानी को साफ किया जाता है, या पानी में जो तेल पड़े हैं, या अगर हम बात करें प्लास्टिक्स हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको खत्म किया जाता है, या अगर हैवी जो अगर हम कहते मेटल्स हैं, इनको भी क्या किया जाता है, इसकी मदद से कम किया जाता है। तो ये तो हो गया काम। अब इसके दो टाइप होते हैं। पहला है, अगर आप देखो बायोरेमेडिएशन, इन सीटू बायोरेमेडिएशन, मतलब क्या किया जाएगा, उसी स्थल पर क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया, जैसे मान चले एक सपोज कर यहाँ पे लैंडफिल है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, या तो अगर हम बात करें कि शैवाल हैं, इनको इंसर्ट किया जाएगा यहाँ पे और इस एरिया को ठीक किया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें एक्स-C2 है, मतलब प्रदूषित मिट्टी को हटाकर या अगर पानी को हटाकर उसका उपचार किया जाएगा। पर्पज अगर हम बात करें तो यही होता है कि सस्ता, एक तो टेक्निक होती है, दूसरा तेल वगैरह चीजें हट जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ था, जिससे हमने यहाँ पर देख लिया। स्टेटमेंट है, इट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड कंटामिनेटेड इनटू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट, प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। दूसरा, एक्स-C2 बायोरेमेडिएशन इन्वॉल्व क्लीनिंग कंटामिनेशन डायरेक्टली एट द ओरिजिन स्टेट, तो यहाँ पे ओरिजिन स्टेट पर साफ किया जाता है। ये स्टेटमेंट देखिए इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्स-C2 में क्या किया जाता है, जो पोल्यूटेंट उसको हटाकर दूसरी जगह पे उपचार किया जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज इफेक्टिव ओनली ऑन द बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स, ये केवल किसमें इफेक्टिव है, बायोडिग्रेडेबल। अब अगर हम बात करें, यह सही केवल विघटित होने वाले पदार्थों पर उपयोगी, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ये बात भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं करेक्ट है, ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट उसमें ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये कम कर देता है, खतरनाक चीजों को कम खतरनाक कर देता है, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें ना तो कम्प्लीटली इफेक्टिव ये केवल, तो किसमें आ जाएगा ये, जो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड होते हैं ज्यादातर उसमें इफेक्टिव होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ पे है, इट इज इफेक्टिव ओनली इन द बायोडिग्रेडेबल, ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक जहाँ पे सही इसका आंसर होना चाहिए ओनली वन, क्योंकि केवल ऐसा तो नहीं हो केवल बायोडिग्रेडेबल पर ही ये प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओनली की बेसिस पर हालांकि ये हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। अभी हाल में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि देखो बायोलॉजिकल जो वेपन कन्वेंशन है ना, उन पर जोर दिया जाना चाहिए। क्यों जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये जो वेपन्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन या अगर हम देखें पूरी जनरेशन को प्रभावित कर सकते हैं। सपोज करिए कि लेट सपोज एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कोई ऐसा वायरस बना जैसे कोरोना, लेट सपोज कि अगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए जाए कि जो कोविड जो एक बायोलॉजिकल वेपन है, तो इससे क्या किया जाएगा, इसे लैब में डेवलप किया गया और इसे कहीं भेज दिया गया, तो इससे आप देखोगे तो लगभग उस देश की बहुत सारी आबादी खत्म हो सकती है, वो कहीं और देश में भी स्प्रेड हो सकता है, तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह के जो वेपन्स होते हैं ना, वो डेवलप ना हो, चाहे वायरस बेस्ड या बैक्टीरिया बेस्ड, फंगस बेस्ड, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, उसने बोला था BWC। तो इसको यहाँ पे बात की अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कि भाई इसको और जल्दी फोर्स करो। ये एक तरह की बाइंडिंग कन्वेंशन है, बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग इन नेचर है। और कब साइन हुआ था, तो 1972 में ये साइन हुआ था। कब, 1972 में साइन हुआ था, और बाद में ये लागू कब हुआ, 1975 से लागू हुआ। भारत ने भी अगर आप देखोगे तो भारत ने भी इस पर साइन कर रखे, सिर्फ 4 देश हैं जिन्होंने साइन तो किए हैं लेकिन उन्होंने मान्यता नहीं दी है, जैसे मिस्र है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, 187 टोटल मेंबर हैं, भारत ने 1974 में साइन किया है और रेटिफाई भी किया है। ठीक, 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने ना तो साइन किया है ना तो उसको रेटिफाई किया है। तो अभी यूएनएससी है, उसमें भी अगर हम बात करें तो बात हो रही थी कि इसको क्या किया जाए, शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन के बारे में, इस कन्वेंशन के बारे में। स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल ट्रीटी रिगार्डिंग बैनिंग द एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स, ये संपूर्ण हथियार वर्ग पर प्रतिबंध लगाने वाली ट्रीटी है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा,
इंडिया है नाइदर साइन नॉर रेटिफाई, ना तो भारत ने साइन किया ना तो रेटिफाई किया है। यह तो स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगी क्योंकि भारत ने 1974 में से साइन कर दिया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बीडब्ल्यूसी के पास प्रवर्तन के लिए स्थायी निरीक्षण तंत्र है, बीडब्ल्यूसी हैज परमानेंट इंस्पेक्शन बॉडी इन्फोर्समेंट। तो क्या ये बात एकदम करेक्ट है? ये बात भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो दूसरी तीसरी इनकरेक्ट हो जाएगी, पहली बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मसाला बॉन्ड को लेके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड यहाँ पे क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरी है उसने केरल के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको KIIFB मतलब कौन सा मामला था, KIIFB मसाला बॉन्ड में नोटिस भेजा। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया। अब मसाला बॉन्ड होते क्या है, आसान भाषा में समझने का उपाय क्या है कि मैं आसान भाषा में बता दूं आपको। तो मसाला बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो भारत के बाहर जारी किए जाते हैं, मतलब अगर ये भारत है, ठीक है ना, तो भारत के बाहर जारी किए जाएंगे, ठीक है, मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड जारी तो किए जाते हैं भारत के बाहर, लेकिन इनकी जो बाइंग होती है, इनमें निवेश होता है, वो भारतीय रुपये में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रुपये में इसमें निवेश होता है। अगर हम बात करें भारतीय रुपये में जब निवेश होता है ना, तो जो डॉलर और जो रुपया है उसके बीच जो एक्सचेंज रेट में उठापटक होती है, उनसे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए आपको जानना है, ठीक है। अब इस सबसे पहले अगर हम बात करें जारी किसने किया, तो वर्ल्ड बैंक की जो संस्थान है, इंटरनेशनल जो फाइनेंस कमेटी है, IFC है, उसने इसको सबसे पहले जारी किया था, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। पर्पज सीधी सी बात है, बॉन्ड का पर्पज क्या होगा, पैसा कलेक्ट करना, निवेश करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो बात होगी उसके बारे में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले भारत ने कब जारी की, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, तो मैं नहीं बता सकता। इसमें कौन निवेश कर सकता है, वो कैन इन्वेस्ट, अगर हम बात करें तो कौन इन्वेस्ट कर सकता है, भारत की जो बाहर जो निवेशक हैं वो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि ऐसे देश जो FATF के मेंबर हैं, मतलब क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जहाँ पे मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, इस सब का काम नहीं होता है, ऐसे देश FATF में रहते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि ये डेफिनेशन बस है। तो FATF के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर सकते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं। और इस फंड का जो इंफ्रा है या हैबिटेट है, अगर हम बात करें रिफाइनेंसिंग लोन की, उसमें यूज किया जाता है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि दे आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू आउटसाइड इंडिया, विदेशों में जारी किए जाने वाले रुपए मूल वर्ग के होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द फर्स्ट मसाला बॉन्ड वाज इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या RBI द्वारा नहीं, वर्ल्ड बैंक द्वारा इशू किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा द करेंसी रिस्क बोन टू द फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी मुद्रा का जोखिम किस पे होता है, निवेशकों के ऊपर होता है। ये स्टेटमेंट मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है और सत्य लग रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज एक्वेरिन। एक्वेरिन जो एक्सरसाइज उसके बारे में बताना है। एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है उसका 14 सेशंस यहाँ पे हुआ है। तो ये कब हुआ है, 2009 में हुआ, 2009 से शुरू हुआ है। अब ये कहाँ पे हुआ है, तो अभी कंडक्ट हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे कैपिटल में हुआ। 14 सेशन है। ये किस किसके बीच हुआ, तो भारत और मालदीव के बीच हुआ, भारत और मालदीव के बीच हुआ। तो ये सारी फैक्ट आपने जान लिए। अब क्यों होता है, ये तो आसान चीज है, काउंटर टेररिज्म हो गई है ना, काउंटर इंसर्जेंसी हो गई, इस सबको टैकल करने के लिए यहाँ पे होता है। अब इसी तरह से जो बायोलेटरल एक्सरसाइज है, उसी तरह से अगर आप देखोगे ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी भारत, मालदीव और श्रीलंका करते, इसको कहा जाता है दोस्ती। तो दोस्ती एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी भारत और बांग्लादेश, सॉरी, भारत, श्रीलंका और मालदीव करते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा। चलिए अब चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इट इज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। अब इंडिया श्रीलंका बीच क्या बायलैटरल है, ये तो बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है सीधी सीधी, ठीक है। तो यहाँ क्यों है, क्योंकि मालदीव के साथ हो रही है। पहला हटा दो आप तो सही आंसर 2-3 आ जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड इक्विवेलेंट मींस फ्रेंड, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तीसरा इट फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ये आतंकवाद विरोधी और विरोधी जो रोधी ऑपरेशन है उसमें केंद्रित है। ये भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगी, 2-3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे संचार सारथी ऐप के बारे में न्यूज में थी। क्यों, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है या भारत ने ऐसा अनिवार्य किया कि जो भी मोबाइल बनेंगे उसमें प्री इंस्टॉल एक ऐप आएगा, उसे बोला जाएगा क्या, संचार साथी। संचार साथी, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है कि जो भी डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट है, मतलब कि जो डिजिटल पहचान खोने का डर है या बहुत सारी चीजें मोबाइल से हैक होने का डर रहता है, वो उसको कम किया जा सके, स्पैम कॉल को रिपोर्ट किया जा सके, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें एक फीचर लगा हुआ है जिसको चक्षु, मतलब क्या, चक्षु फीचर कहा जाता है। तो चक्षु फीचर के माध्यम से वो क्या रखेगा, नजर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, कोई फोन खोता है तो IMI जो नंबर उसको ब्लॉक किया जा सकेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट अलाउ यूजर टू ब्लॉक IMI स्टोलन फोन, ये भी एकदम करेक्ट है। दूसरा इट इनेबल चेकिंग द नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शन इशू यूजिंग वंस आइडेंटिटी, या किसी पहचान पत्र पर जारी किए गए मोबाइल कनेक्शन की संख्या की जांच कर देता है। तीसरा
चक्षु फीचर वेरीफाइड IME ऑथेंटिकेशन ऑफ डिवाइस, चक्षु फीचर उपयोग उपकरणों को IME आई की प्रामाणिकता की जांच करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है या नहीं आपको बताना है। इसमें करेक्ट कौन कौन सा होगा, 1 और 2। जो ये IMI की प्रामाणिकता की जांच ये नहीं करता है, ये चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है फ्लोरोसिस के बारे में। फ्लोरोसिस को प्राइमरली किसके कारण होता है। अब न्यूज में क्यों था कि अगर हम बात करें उड़ीसा का जो मयूरभंज एरिया है, आपको पता है उड़ीसा का जो रीजन है वो नेचुरल जो मिनरल्स होते हैं वो इनरिच्ड है, तो यहाँ पे जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, जो फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग होता है, तो इस वजह से यहाँ पे न्यूज में आ गया। अब फ्लोरोसिस होता है वो एक तरह का अकार्बनिक मोनोटॉमिक आयन होता है, ठीक है ना। अब वो नेचुरली तो नहीं पाया जाता, नेचुरली शुद्ध रूप से तो नहीं मिलता, शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, शरीर में जैसे दांत वगैरह में, हड्डियों में कठोर रखने में भी इंपॉर्टेंट होता है, और जो अर्थकष्ट में भी ये पाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये चीजें हैं। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखो एक्सेस जो फ्लोराइड इनटेक थ्रू ड्रिंकिंग वाटर, पीने पानी से अत्यधिक फ्लोराइड सेवन से फ्लोरोसिस हो जाता है। दूसरा अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेशन, लंबे समय तक आर्सेनिक का पानी पियोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। तीसरा हाई फ्लोराइड लेवल अफेक्ट बोन एंड टीथ, उच्च फ्लोराइड से हड्डियों और दांतों को प्रभावित करता है। अब इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करें इन तीनों में सही स्टेटमेंट हो जाएगा बी 1 और 3, ठीक है। अगर हम बात करें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, आर्सेनिक से आर्सेकोनिसिस रोग होता है, फ्लोरोसिस नहीं होता, ठीक है ना। आर्सेनिकोसिस रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग आर्सेनिक से नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल एजेंट्स इन द बायोलॉजिकल वेपन, किसको जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिन्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुझे लगता है कि सही आंसर इसका हो जाना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, सभी यहाँ पे इसको यूज किया जा सकते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सैटेलाइट लिंक्ड यूएवी सच एज हीरो एंड एमके, सेकंड एडवांटेज, इसके क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, जो सैटेलाइट हम ले रहे हैं इजराइल से, दे कैन सैटेलाइट लिंक यूएवी ले रहे हैं, सॉरी सैटेलाइट नहीं ले रहे हैं, यूएवी ले रहे हैं, तो दे कैन ऑपरेट बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट से परे संचालित होते हैं। दे कैन गेदर इंटेलिजेंस विदाउट क्रॉसिंग बॉर्डर, बिना बॉर्डर क्रॉस किए खुफिया जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तीसरा दे रिक्वायर नो ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट, उन्हें ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए ऐसा तो नहीं है ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसके बारे में मैंने डिस्कस कर ही दी थी। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। यूपीपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है, अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आंसर राइटिंग करा रहे हैं, बेहतरीन इवेल्युएशन दे रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8982 089 288। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहां से आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। अगली बार अगर आप यूपीपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी दोनों को दे रहे हैं, तो आंसर राइटिंग आपके लिए क्रूशियल हो जाता है, आपको गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाता है इस चीज़ को लेकर। रेगुलर आंसर राइटिंग हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक यूनिट पर हम लोग अकेले नहीं कर पाते हैं, या कोई भी स्टूडेंट अकेले नहीं कर पाता है, तो उसके लिए टीम की आवश्यकता होती है। इस नंबर पर आप कनेक्ट करके आसानी से इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।